गाइस, मैं आपका अपने YouTube चैनल एम पी बोर्ड पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि कल अपन ने नंबर सिस्टम पढ़ा था, उसका प्रश्नावली 1.1 पढ़ लिया था। उसके आगे अपन देखते हैं मतलब आपने क्या क्या देखा था। तो आपने क्या देखा था कि एक संख्या रेखा थी। क्या थी? संख्या रेखा। संख्या रेखा थी, उस पे नंबर थे 1 2 3, ये अनंत तक गए। और यहाँ पे इधर क्या -1 -2 -3, ये भी कहाँ तक गए? अनंत तक। ये संख्या रेखा थी। तो कल क्या बताया था मैंने आपको कि संख्या रेखा पर जो भी संख्याएं होती है उनको क्या वास्तविक संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या। तो इन वास्तविक संख्या को कैसे बांटा गया है वो अपन ने 3-4 प्रकार तो कल देखे थे, उसके आगे और बता रहा हूँ। तो इसको क्या बोलते हैं आप? इसको बोलते हैं प्रवाह संचित्र। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कोई पेड़ है तो पेड़ क्या स्टार्टिंग में पौधा होता है, फिर धीरे धीरे जाता है तो उसमें शाखाएं निकलती जाती है। ऐसी वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्याओं को अलग अलग भागों में बांटा गया है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो क्या है? पहली संख्या, वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में अपन ने कल पढ़ा था। क्या होती है परिमेय संख्या? परिमेय ऐसी संख्या जिनको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पर q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। अब ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को भी 3 भागों में बांटा गया है। जैसे पहले परिमेय संख्या क्या? पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में पढ़ा था। पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर्स, है ना। फिर उसके बाद परिमेय संख्या को शांत संख्या बोलते हैं और अनवसानी आवर्ती, मतलब इसको अशांत भी बोल सकते हैं। अशांत आवर्ती संख्याएं, है ना। तो इसके बारे में तो अपन आगे पढ़ेंगे, अभी डिटेल में। ये पढ़ा चुका था मैं कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या क्या होते हैं? 0 1 2 3, ये अनंत तक जाते हैं। तो 0 1 2 3 इनको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या भी तो बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? पूर्ण संख्या भी बोला जाता है। तो ये पूर्ण संख्या भी होती है। तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? -1 -2 -3, ये भी अनंत तक जाते हैं, है ना। तो धनात्मक पूर्णांक, अब इसको और आप देखो तो ये क्या है? ये क्या है? प्राकृत संख्या, है ना। ये क्या है? प्राकृत संख्या। धनात्मक पूर्णांक में 0 को हटा दो और 1 2 3 ये इनफाइनाइट जाएगी, तो ये प्राकृत संख्या है। तो वास्तविक संख्याओं को ऐसे विभाजित किया गया है। जैसे कि सबसे पहले वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। पहली क्या? परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या, है ना। अब परिमेय संख्या को ले लिया अपने, वो परिमेय संख्या कितने भागों में बांटी गई है उसको बताया है, जो अपन ने अभी पढ़ा है, पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। तो उसमें क्या अपन ने स्टार्टिंग से लिया था कि प्राकृत संख्या क्या होती है, फिर हमने देखा था पूर्ण संख्या क्या होती है, धना और फिर पूर्णांक क्या होते हैं। अब क्या है कि वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, है ना। तो परिमेय संख्या में क्या? परिमेय संख्या को अपन 3 भागों में बांटते हैं, पूर्णांक में शांत और अशांत आवृत्ति। ये वाली दोनों चीज अपन अभी पढ़ेंगे डिटेल में, इसके बारे में अगली एक्सरसाइज में आएगा इसके क्वेश्चन। फिर पूर्णांक भी क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कहाँ से होते हैं? 0 1 2 3 ये, और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? अब इसमें से भी ये धनात्मक पूर्णांक भी क्या हो गया?
प्राकृत संख्या इसमें आ गई। मतलब कुल मिला के ये है कि प्राकृत संख्या ये सब जो होते हैं ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। प्राकृत संख्या और पूर्णांक, शांत, अशांत आवृत्ति ये सब परिमेय संख्या होती है। और दूसरा भाग देखते हैं वास्तविक संख्या का, तो वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो एक प्रकार की होती है। क्या होती है ये, एक प्रकार की अर्वसानी अनावृत्ति, मतलब अशांत, अशांत अनावृत्ति, है ना। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। ये वाला पढ़ना है अपने को, ये तो अपन पढ़ चुके हैं, ये दोनों और ये पढ़ना है ना। तो ये अब पढ़ते हैं अपन, इसका उपयोग किया गया है 1.2 में, तो ये पढ़ते हैं अपन। अब हम अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसको जैसे कि आप इसको क्या बोलते हो, ये एक ही प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, एक ही प्रकार की। क्या होती है, अशांत अनावृत्ति, है ना, अशांत अनावृत्ति। इसमें देखो तो जैसे कि आप √2 कर्मी 2 कर्मी 3, मतलब कुल मिला के ऐसी संख्या हैं जिनको, जैसे कि √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 ये कभी भी खत्म नहीं होती है, मतलब अशांत होती है। और अनावृत्ति मतलब रिपीट भी नहीं होती है। एक के बाद मतलब ये नंबर ऐसा भी नहीं होगा 3, 5, 6 कुछ भी आता जाएगा, रिपीट नहीं होगा, मतलब एक जैसा नंबर नहीं आएगा, और अशांत होगा मतलब खत्म नहीं होगा। तो ऐसी संख्याएं जिनको अपन लिखते जाए और दशमलव के बाद वो खत्म भी ना हो और रिपीट भी नहीं हो, उनको क्या, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे कि एक और उदाहरण देते हैं अपन, 1.01 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0, ऐसे ये अनंत तक जाती है। तो ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। ऐसे ही आपको लग रहा होगा कि जैसे कि करनी में दे रखी तो वो संख्याएं सभी अपरिमेय संख्या होगी। तो आप ले लो जैसे कि करनी 16, तो क्या ये अशांत होगी, मतलब अपरिमेय संख्या होगी क्या, ये नहीं होगी, क्योंकि करनी 16 क्या लिख सकते हो आप, इसको क्या लिखोगे, 4 गुणित 4, 16 क्या लिख सकते हो, 4 गुणित 4। तो ये क्या हो जाएगा, 4 दो दो का पेयर लेते हैं तो 4 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4। तो ये तो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या होती है ना। तो इसलिए आपको रूट देख के ये नहीं सोचना है कि जिसमें रूट लगा है वो अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या ऐसी होती है जो अशांत हो, मतलब जो खत्म ना हो, अशांत मतलब खत्म ना हो, और अनावृत्ति मतलब उसकी रिपीटेशन भी सेम ना हो, ऐसी संख्या है ना। तो इसके बाद अपन इसके आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अब ये देखा था अपन ने √2 रिपीटेटिंग और नॉन रिपीटेटिंग, मतलब अशांत अनावृत्ति, और एक होता है शांत आवृत्ति। मतलब इसमें अंतर देखते हैं कि अनावृत्ति और आवृत्ति होता क्या है। तो आपने कोई सी संख्या ले लो, मान लो कि 2.34, उसके बाद क्या आ रहा है 5 5 5, ये जा रहा है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2.34 और 5 के ऊपर बार लगा सकते हो। इसका मतलब क्या, इसको बोलते हैं बार, और इसका मतलब क्या होता है, अब यही संख्या रिपीट होती जाएगी। तो इसको क्या बोलते हो आप, अशांत अशांत
आवृत्ति। अशांत आवृत्ति मतलब अशांत तो है, मतलब खत्म तो नहीं हो रही है वो, लेकिन आवृत्ति, आवृत्ति मतलब एक जैसी संख्या आ रही है। और यहाँ पे अशांत, ये क्या हो जाएगी, अशांत अनावृत्ति, अनावृत्ति मतलब ये भी अशांत तो है, लेकिन ये सेम संख्या नहीं है, चेंज होती जाएगी, कुछ भी आता जाएगा यहाँ पे 3, 5 ऐसे कुछ भी आता जाएगा। तो ये क्या है, अशांत अनावृत्ति। और ये क्या है, अशांत आवृत्ति। ऐसी संख्या जिसके बाद मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, 3.22222, तो ये क्या हो रही, रिपीट होती जाएगी। इसको क्या लिख सकते हो, 3.2 पे बार। तो ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद, ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद क्या होती जाए, सेम संख्या आती जाए, मतलब एक जैसी संख्या रिपीट होती जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, अशांत आवृत्ति। और ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद रिपीट ना हो, चेंज होती जाए, कुछ भी आती जाए, तो अशांत अनावृत्ति। तो जो चेंज होती जाती है उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, अशांत आवृत्ति को परिमेय संख्या बोलते हैं। इसके बाद अपन उदाहरण देखते हैं इसका। तो आपको क्या दिया है कि √2 मतलब कर्णी 2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या रेखा आपने देखी थी, उसमें सब नंबरों को दर्शाया गया था, अभी बताया था मैंने। जैसे कि संख्या रेखा ले लेते हैं, इसमें अपन ये अपनी एक संख्या रेखा, इसमें बताया था कि यहाँ पे 0 होता है, फिर 1 2, ये कहाँ तक जाती है, अनंत तक। इधर ले लो -1 -2, ये भी अनंत। तो ये संख्या रेखा पर, ये क्या है, संख्या रेखा। संख्या रेखा पर कर्णी 2 को दर्शाना है अपने को कि कर्णी 2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो इसके लिए कुछ मतलब ये बताया गया है, पाइथागोरस जी ने बताया था। ये आपको किसने बताया था, पाइथागोरस जी ने। तो आप ये पाइथागोरस प्रमेय पढ़ोगे 10वीं क्लास में, है ना। तो उसको मैं समझा रहा हूँ कि आप मान लो कि यहाँ पे क्या है, ये 1, तो ये वाली लाइन अपन ने उठा ली 0 से 1, तो ये पूरी दूरी कितनी हो गई, ये 1 हो गई ना। ये ऐसे ही अपन क्या जाते हैं, ऊपर जाते हैं 1, और एक वर्ग बना लेते हैं। ये क्या है, वर्ग, है ना। इसमें ये भी एक यूनिट है, ये भी एक यूनिट है, और ये भी एक यूनिट है। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान हो, उसे क्या बोलते हैं अपन, वर्ग। तो आपको करना क्या है, ये एक हो गया, ये एक हो गया, तो ये वाली लाइन आपको निकालना है। ये एक है, ये भी एक है, तो इसको मान लो A B C D, है ना। अब आपको सिर्फ ये A B C एक क्या दिख रहा है, एक त्रिभुज दिख रहा है, दिख रहा है त्रिभुज। A B C, ये एक यूनिट, ये भी एक यूनिट। अब आपको ए भी दे रखा है, बी सी दे रखा है, AC निकालना है आपको। तो AC कैसे निकालेंगे, उसी के लिए पाइथागोरस जी ने एक प्रमेय दी है, उसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें ये त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो इसमें उन्होंने बताया है, पाइथागोरस प्रमेय से अपन लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग
प्लस आधार का वर्ग। अब अपने को देखना है इसमें कि कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है और आधार क्या होता है। तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण, है ना। और कर्ण के सामने, जैसे ये 90 डिग्री का है, कर्ण के सामने क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार, है ना। कर्ण के सामने, तो ये क्या हो गया, आधार। इसमें आपको कैसे समझना है कि आधार किसको ले लिया, लंब किसको ले लिया। तो एक तो सबसे पहले अपने को पता चल गया कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। और जो आधार मतलब जिसपे अपन लेते हैं किसी भी चीज को, त्रिभुज को रखा है आपने, मान लो ऐसा रखा है ये, तो ये किस पे रखा हुआ है, ये आधार है ना ये, तो ये क्या हो जाएगा, आधार। और बची फिर एक भुजा वो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, है ना। इस पे रखते हो आधार और बाकी बचा हुआ लंब, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण। तो इसमें कर्ण क्या है, AC, AC दिख रहा है, तो ये AC का स्क्वायर। लंब क्या है, BC, BC का स्क्वायर, प्लस आधार क्या है, AB, तो AB का स्क्वायर। अब AC अपने को निकालना है, अपने को क्या निकालना है, ये वाली सबसे बड़ी भुजा। अभी यहाँ पे देखा था ना कि ये निकालना है, ये कितना आएगा, तो AC क्या है, निकालना है अपने को, तो इसको ऐसे ही लिख दिया। फिर BC क्या, BC लंब, लंब कितना है, 1 यूनिट, तो 1 इकाई, तो 1 का स्क्वायर, प्लस AB, AB आधार, आधार कितना है, ये भी 1 इकाई है, 1 इकाई, इसका भी स्क्वायर 1 का, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1, और ये AC स्क्वायर, है ना। अब ये 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2, ये क्या हो गया 2। अब AC स्क्वायर बराबर 2 आ गया। अब इसको क्या करना है आपको, ये स्क्वायर को हटाना है, तो सब क्या करेंगे इसके लिए अपन, AC स्क्वायर बराबर 2 आ गया। अब आपको ये स्क्वायर को हटाना है, तो क्या करोगे, आपको तो AC चाहिए ना, AC चाहिए आपको, तो स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करोगे आप, इस पे इधर करनी लगा देंगे। क्या कर देंगे, ये स्क्वायर उठ के इधर चला जाएगा, तो इस पे करनी आ जाएगी, है ना। तो आपके पास AC की वैल्यू आ गई, AC का मान क्या आ गया, करनी 2 आ गया, आ गया। अब ये वाला है, ये आपने कहां से उठाया था, यहाँ से, तो इसको वापस यहीं पे रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मान लो स्केल से आपको क्या करना है, स्केल से नाप के करना है, ऐसे नहीं करना है। स्केल से पहले तो स्केल से ये लाइन बनाना है, उसके बाद ये एक एक मतलब 1 यूनिट कुछ भी मान लो, 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर लेना है, फिर यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर जाओगे ऊपर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 और ये भी 1। तो आपने क्या दिया था इसको, A B C और D, यही माना था ना, A B C और D। तो ये वाला आपने निकाला था, क्या निकाला था, AC। कितना आया AC आपका, करनी 2। और आपको भी क्या चाहिए, करनी 2 को संख्या रेखा पे बताना है। तब ये संख्या रेखा पे तो नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए क्या करोगे आप, क्या करोगे इसके लिए आपको क्या करना है कि आपने प्रकार देखा होगा, कैसा होता है प्रकार, ऐसा होता है ना प्रकार, इसको यूं करके आप रख लेते हो, और मान लो प्रकार है आपके पास एक, है ना, है प्रकार, तो आपने क्या करा, यहाँ पे रखा, और ये त्रिज्या ले ली उसकी R, और यहाँ से यहाँ पे उसको ऐसे रखा, और कोई सा भी वृत्त बनाना है तो वो वृत्त बन जाता है इससे, है ना। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, यहाँ पे प्रकार रखेंगे और इस पे C पे रखेंगे, और उसको क्या करेंगे, संख्या रेखा से मिला देंगे,
तो ये संख्या रेखा पे कहाँ मिला, यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, करनी 2। तो करनी 2 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। कैसे आएगा, क्योंकि ये अभी क्या है, ये आर है, तो ये मान लो ये करनी 2 था, तो यहाँ पे भी करनी 2 है, यहाँ पे मिलाओगे तो यहाँ पे भी करनी 2 ही रहेगा, यहाँ पे भी करनी 2 ही रहेगा, मतलब कहीं पे भी मिलाओगे तो ये आर ही रहेगा। ऐसे ही इसको घुमाया अपन ने, पूरा सर्कल बना दिया, कहीं पे भी मिला रहे हो, यहाँ पे भी करनी 2, यहाँ पे भी करनी 2, तो ऐसे यहाँ पे आ गया आपका करनी 2। तो इस प्रकार अपन क्या करेंगे, करनी 2 को संख्या रेखा पर निरूपित कर देते हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो उदाहरण का क्वेश्चन कर लिया है हम लोगों ने, अब अपन क्या प्रश्नावली 1.2 पर जाते हैं। इसमें अपन सबसे पहले क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। तो 1 और 2 अभी इसके बाद करेंगे, क्योंकि अभी अपन ने क्या करनी 2 को दर्शाया था, उसके बाद क्या √5 को दर्शाना है, तो वो इसके साथ ही कर लेते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, अब √5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, अपन संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा बनाएंगे, इसमें ले लिया 0, 1 और 2, -1, -2। अब आपको करनी 5 को संख्या रेखा पर बताना है कि ये कहां पे आएगा, है ना, ये कहां पर आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सर ऐसा कर रहे तो ये कैसे आ गया, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें क्या लेना है क्या नहीं लेना। आप पिछले क्वेश्चन में अपने को क्या करनी 2 को दर्शाना था, उसके लिए अपन ने क्या इतना एक इकाई लिया था। अब इसमें क्या 2 इकाई ले लेंगे, है ना, 2 इकाई यहाँ पर जाएंगे और 1 इकाई ऊपर जाएंगे, है ना। तो ये कितना हो गया टोटल 2, और ये क्या हो गया 1। इसको नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। अब इसको अपन यहाँ पे लाके सोल्व करते हैं। ये क्या है अपना ए, बी, सी और डी। ये कितना है अपना 2, है ना, और ये कितना लिया अपन ने 1। अब ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा 2, क्योंकि इतना ही बराबर अपन ऊपर लिया है, और ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 1। और अब अपने को क्या निकालना है, इसमें भी AC, क्या निकालना है AC। तो अभी अपन ने क्या पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी, क्या होती पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस तो पाइथागोरस प्रमेय किस पे लगाई जाती है, तो इसमें लिखना है आपको ये समकोण त्रिभुज पर लगा सकते हैं। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ये मान लो समकोण त्रिभुज है, इसमें ये क्या दिख रहा है आपको, एक कोण, ये 90 डिग्री का है, बाकी ये कितने के भी हो, लेकिन एक कोण उसमें 90 डिग्री का होना चाहिए। मान लो ये अपन ने क्या लिया था ए, बी और ये सी, तो ये क्या था अपना 2 है इसमें, और ये 1, तो ये क्या हो गया पाइथा। अब इसमें क्या बोल रहा है पाइथागोरस में, क्या बोलती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय ये बोलती है, ये समकोण त्रिभुज पर लगा सकते हैं इसको, और इसका जो स्टेटमेंट क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब और कर्ण के बारे में बताया था कि ये क्या होगा, कर्ण होगा सबसे बड़ी भुजा, और जिसपे अपन रखते हैं उसको क्या बोलते हैं आधार, जो बेस होता है उसको आधार, और बचा हुआ क्या हो गया लंब, है ना, बचा हुआ क्या हो गया लंब हो गया।
अब इसी को अपन सोल्व करते हैं और फिर AC का मान निकालेंगे क्या होगा। तो ये क्या अपना यहाँ पे बना लेते हैं अपन, ABC, ये कितना है 2, ये कितना है 1 और ये 90 डिग्री का बनता है। तो आपको क्या करना है, कर्ण का स्क्वायर क्या है, कर्ण क्या है AC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यहीं पे ले लेते हैं। आप देखो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है AC का स्क्वायर है ना, लंब क्या है BC का स्क्वायर, प्लस आधार क्या है AB का स्क्वायर। ले लिया। अब AC तो अपने को ज्ञात करना है, तो AC को तो ऐसे ही रहने देंगे। AB क्या है, अब सबसे पहले BC दे रखा है, BC क्या है 1, तो AC को तो ऐसे ही लिख दिया। ये क्या है 1 का वर्ग और ये 2 का वर्ग, AB क्या दे रखा है 2। इसको और सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर 1 और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, तो ये कितना हो गया 5। अब AC स्क्वायर बराबर क्या आ गया 5, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, ये वर्ग उधर चला जाएगा तो ये क्या करनी में बदल जाता है, क्या होता है करनी में, तो ये आ जाएगा अपना करनी 5। अब अपने को करनी 5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है ना, करनी 5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वो ही अपन एक प्रकार लेते हैं। अब ये अपने पास क्या आ गया AC आ गया अपने पास, करनी 5। अब इसको अपने को दर्शाना है, वो इसमें भी क्या करेंगे कि एक प्रकार लेंगे, ऐसे प्रकार लेंगे ऐसे और रखेंगे, इस पे A पे रखा और यहाँ पे C पे रखा और इसको ऐसे संख्या रेखा पे घुमा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे ये √5, करनी 5 का मान आ जाएगा। करना क्यों है ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि मान लो कोई सा, तो ये क्या है, ये आ गया आपका करनी 5 यहाँ है ना, ये दर्शा दिया। अब ये करा कैसे अपन ने, अब मान लो ये √5 है तो ये कैसे √5 हो सकता है, तो आप जैसे कि आप मान ले तो एक वृत्त बनाना हो, आपको वृत्त कैसे बनाओगे कि उसकी त्रिज्या होती है, तो आपने ले लिया एक पॉइंट O, वहां से मान ली इसकी त्रिज्या R है, उसके बाद आप क्या करते हो एक प्रकार लेते हो और उसके बाद उस त्रिज्या के पॉइंट पे रख के उसको घुमा देते हो। अब ये सही नहीं बन रहा है यहाँ पे, बाकी आप प्रकार से करोगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। तो ये पूरा क्या हो जाएगा ऐसे गोला बन जाएगा। तो इसमें क्या ये R है तो यहाँ पे भी R होगा, मान लो R की वैल्यू क्या है करनी 5, तो ये भी करनी 5 होगी, ये भी करनी 5 होगा, यहाँ पे भी वही होगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ऐसे ही अपन घुमाएंगे इसको, तो ये जहीं कहाँ भी कट करे, मान लो ये यहाँ से आके यहाँ पे कट करेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करनी 5 माइनस में हो जाएगी, ऊपर कहीं पे भी कट करेगी तो करनी 5। तो इस प्रकार ये करनी 5 यहाँ पे इसका मान आ गया है ना। इसके बाद अपन पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 3 अपन ने देख लिया था, अब क्वेश्चन 1 देखते हैं। इसमें क्या है सत्य असत्य बताना आपको। तो पहला क्या है सत्य असत्य में, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब प्रत्येक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में क्या जाना था हमने कि ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद रिपीट हो और अनंत तक जाती है, रिपीट ना हो मतलब अनावृत्ति हो, रिपीट ना हो। जैसे कि क्या लिया था अपन ने 1.010010001, ये एक उदाहरण ले लिया था अपन ने। ये क्या हो गई अपरिमेय संख्या है ना। वास्तविक संख्या क्या होती है, सभी संख्याओं को, जितनी भी संख्या है उनको क्या बोलते हैं सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर
पर होती है उनको क्या वास्तविक संख्या बोला जाता है। तो अपरिमेय संख्या क्या संख्या रेखा पर होती है, ये तो होती है ना, ये इसी का तो पार्ट है, इसलिए क्या हो जाएगा सत्य। ये क्या हो जाएगा सत्य, क्योंकि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या का एक पार्ट है। अपन ने उसमें देखा था कि वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या को दो पार्टों में दो भाग में बांटा गया था, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या भी तो वास्तविक संख्या में आती है, तो ये भी सत्य हो जाएगा कि एक प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा है उसके प्रत्येक बिंदु को अंडर रूट एम के रूप में होता है कि नहीं होता है वो ये बताना है, जहां पर एम एक प्राकृत संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा असत्य? अब आपको अंडर रूट लेना है और मान लो यहाँ पे ले लिया आपने -4, तो -4 का अंडर रूट क्या होता है, इसको कैसे लिख सकते हो आप? 4 को माइनस तो ऐसे ही रहेगा, 4 को क्या लिख दिया 2 और 2, तो इसमें क्या होगा 2 तो बाहर आ गया, पेयर 2 का तो जोड़ा बन गया ये, तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन माइनस तो बचा है ना, ये माइनस का 1 तो बचा है ना इसमें, ये माइनस का 1 बचा है इसमें अभी भी। तो इसका क्या करेंगे, तो ये जो -1 होता है ना, इसको क्या बोलते हैं अंडर रूट -1 को बोला जाता है आयोटा। ये आगे पढ़ेंगे हम, इसको आयोटा बोलते हैं। तो ये इसको कैसा लिख सकते हैं अपन 2 आयोटा। तो ये क्या नंबर हो गया, ये एक जटिल संख्या हो गई। क्या हो गई? एक जटिल संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसलिए इसको अपन संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये असत्य है। अब अगला देखते हैं अपन, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, अब वास्तविक संख्या क्या, अपन ने ये क्वेश्चन पढ़ो, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, और ये जस्ट उसका उल्टा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या में क्या होता है? सभी संख्याएं आती है, इसमें सभी संख्याएं आती है। अभी देखा अपन ने वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं आती है जो संख्या रेखा पर होती है। और ये अपरिमेय संख्या, ये देखा अभी अपन ने इसमें, तो ये सभी संख्या अपरिमेय संख्या में आ रही है क्या? अपरिमेय संख्या क्या होती है? 0.1 2 0 0 2 0 0 3 ऐसे ये चलती जाएगी, इसका कोई अंत नहीं है, और ये रिपीट भी नहीं होती। तो ये सभी संख्या इसमें आ रही है क्या? नहीं आ रही है, इसलिए क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? तो अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो इसको देखते हैं अपन, धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल। तो मान लो कि आप दो संख्या ले लो, एक √4 ले लो और एक √25 ले लो। तो ये क्या आ जाएगा? √4 को कैसे लिखोगे? 2 गुणित 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2। और इसको क्या लिखोगे? 5 गुणित 5, तो ये क्या हो गया?